आखिर सुख किसको है। बहुत ही रोचक और हृदय में ज्ञान उत्पन्न करने वाली कहानी। सभी पढ़े और अपने परिवार में किसी एक को चर्चा करे इस कहानी का। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वो किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी बिनती करने पर 1 सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 भी नकद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपये दिए हैं। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये है। वास्तव में सुखी तो ये साधुराम ही है। साधुराम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधुराम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वो वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वो बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब आइए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ है, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। दूसरी कहानी। जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मेरी उम्र 30 साल थी। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं मिल रहे थे, काफी लड़के मिले, लेकिन कुछ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कुछ को मैंने। 30 की उम्र होते होते जवानी भी ढलने लगी थी और किसी भी कीमत में कोई लड़का शादी करता तो उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा होती।
बनारस के अच्छे परिवार में शादी हुई। मेरे पति पढ़े लिखे और एक स्कूल में टीचर थे। हमारे बीच प्यार था। उनका पढ़ा लिखा होना और मेरा सिर्फ 12 पास होना कभी हमारे बीच नहीं आया। चूंकि मेरा परिवार काफी बड़ा था तो सास ससुर नंद सभी थे। सारा दिन काम करने के बाद जब मैं अपने बहन और भाई से फोन पर बात करती तो वो मुझे बोलते कि तुम अपना ध्यान दो, सिर्फ काम मत करो, तुम्हारी शादी की गई है, तुम कोई नौकर नहीं हो। और मुझे भी उनकी बातें सुनकर लगता कि ये सही बोल रहे हैं। ये सिलसिला 1 से 2 महीना चला और उसके बाद अचानक से मेरे पति घर पर आते और बोलते कि अपनी बहन और भाई से कम बात किया करो। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया? इस पर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो स्कूल जाते तो अब मैं रात की जगह दोपहर में ही उनसे बात करती। 4-5 दिन बाद वो फिर मुझे मना किए और इस बार कहा कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हें जैसे रहना है रहो, लेकिन किसी बाहरी का इंटरफेयर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जब मैंने अगले दिन ये बात अपने भाई और बहन को बताई तो वो भड़क गए और बोले तुम बोलो तो अभी घर आके उन्हें बताते हैं। काफी भला बुरा बोला। यहाँ तक बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो यहाँ वापस आ जाओ। अगली सुबह पति ने मुझसे मेरा फोन ले लिया और बोला आज के बाद तुम अपने मायके वालों से बात नहीं करोगी। मुझे लगा कि मैंने घर पे सब बात बताई है, हो सकता हो मेरे भाई और बहन ने इन्हें उल्टा सीधा बोला हो। इसके अलावा मेरे पति ने और कुछ नहीं बोला। मेरे मायके के लोग कई बार मुझे फोन किया और जब कॉल रेक नहीं हुई तो उन्होंने मेरे पति के फोन पर फोन किया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप लोग थोड़ा कम कनेक्शन रखिए। इतने में अगले दिन मेरे घर के लोग मेरे ससुराल आते हैं और मेरे पति और घर वालों के ऊपर चिल्लाते हैं कि पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरे पति मेरा फोन लेके आते हैं और सारी बातें जो मेरी बहन से हुई और भाई से हुई सबके सामने रिकॉर्ड किया हुआ सबको सुनाते हैं। अब मुझे पता चला कि मेरे फोन में सारी बात रिकॉर्ड होती थी, जिसे सुनने के बाद मेरे पति मुझे बात करने के मना करते थे। बात और बढ़ गई। मेरी बहन ने मुझे घर चलने को कहा और बोला इन सब से रिश्ता तोड़ लो। मेरे पति ने बोला ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, ये फैसला तुम खुद करो, तुम्हें हमारे यहाँ रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस ये याद रखना, अगर यहाँ रहना है तो अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ना होगा और अगर मायके जाना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। मेरे भाई ने बोला ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा, तुम हमारे साथ चलो, इससे अच्छे घर तुम्हारी शादी होगी। मुझे भी लगा अभी सिर्फ 6 महीना हुआ और ये स्थिति है, आगे पता नहीं क्या हो। मैं अपनी बहन और भाई के साथ मायके वापस आ गई। कुछ समय बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी। मैं अंदर से डर गई और सोचा एक बार फिर से मौका दिया जाए, लेकिन तभी मेरी बहनों ने मुझे मना कर दिया और तलाक के साथ ये मांग रखने को कहा कि शादी में लगे सारे गहने दें और जो पैसे खर्च हुए हैं वो दें। मेरे पति ने तुरंत हो शादी के सारे गहने दिए, साथ में एनगेम की रिंग भी लौटा दी और 2 सप्ताह में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे ज्यादा लौटा दिए और तलाक का प्रोसेस शुरू हुआ और हमारा तलाक हो गया। उसके 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। इस बात को हुए 10 साल का समय बीत गया और मेरी उम्र 40 साल हो गई है। मेरे पति ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना ही किसी और चीज की कमी होने दी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरी बहन और मेरे भाई मुझे गलत बातें सिखाते थे। मेरे पति मुझसे बस ये उम्मीद रखते थे कि मैं घर तोड़ने का काम ना करूं। आखिरी बार भी उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता से उसे ठुकराकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी थी। तभी शादी के पैसे और गहने सब कुछ वो तुरंत वापस कर दिए। आज मैं अकेली हूँ, मेरे 2 भाई और 3 बहन हैं, लेकिन सब अपने में व्यस्त हैं। दोनों भाई अपने परिवार में व्यस्त हैं और दोनों बहनों का अपना घर है और वो बखूबी उसे संभाल रही हैं। अगर सही समय पर मैंने अपने मन की बात सुनी होती और पति की बात मानी होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो लोग भी मेरी ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो आप एक बात याद रखिए, आपका घर आपका ससुराल है, उसे आप पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मायका सिर्फ माँ बाप से होता है। भाई बहन आज नहीं तो कल अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे और अगर आप अपने भाई बहन की
बात मानकर मेरी तरह अपना घर खुद तोड़ना नहीं चाहती हैं तो मायके तक उतनी ही बात पहुंचाएं जितनी जरूरी हो और मायके के लोगों को भूल करके भी अपने परिवार में दखलंदाजी ना करने दे। एक अनमोल बंधन। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। गांव के छोटे से घर में रामलाल अपनी छोटी सी दुनिया में खोया हुआ था। उसकी बेटी राधा सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का सागर लहराता था। रामलाल एक साधारण किसान था, जिसके पास न तो धन था न ही कोई बड़ा रुतबा, लेकिन उसका दिल राधा के लिए धड़कता था। राधा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। उसका स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था और हर दिन वह अपने पिता के साथ साइकिल पर बैठकर वहां जाती थी। रामलाल की पुरानी साइकिल खटखटाती थी, लेकिन राधा को उसकी सवारी में मजा आता था। रास्ते में वह अपने पिता से ढेर सारी बातें करती, स्कूल की कहानियां, अपनी सहेलियों के किस्से और अपने सपने। पापा, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी, वह चाहते हुए कहती। रामलाल मुस्कुराता, लेकिन मन ही मन सोचता कि उसकी बेटी के सपनों को पंख देने के लिए उसके पास साधन कहाँ है। एक दिन राधा के स्कूल से एक चिट्ठी आई। स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, जिसमें जीतने वाले बच्चे को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, मुफ्त। रामलाल जानता था कि यह राधा के लिए सुनहरा अवसर था, लेकिन प्रतियोगिता की तैयारी के लिए किताबें और कोचिंग की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे नहीं थे। रामलाल ने रात भर सोचा। उसकी नजर अपनी साइकिल पर पड़ी, जो उसका इकलौता साधन थी। अगले दिन वह गांव के बाजार गया और अपनी साइकिल बेच दी। उसने उन पैसों से राधा के लिए किताबें खरीदी और उसे कोचिंग में भेजना शुरू किया। राधा को ये सब समझ नहीं आया, लेकिन वह अपने पिता की मेहनत देखकर और मेहनत से पढ़ने लगी। प्रतियोगिता का दिन आया। राधा ने दिन रात मेहनत की थी। जब नतीजे आए तो उसका नाम पहले स्थान पर था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राधा ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पापा, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं आपका सपना पूरा करूंगी। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है। उस दिन राधा ने समझ लिया कि दुनिया में कोई भी धन उस प्यार और त्याग से बड़ा नहीं हो सकता, जो एक पिता अपनी बेटी के लिए करता है। वर्षों बाद जब राधा शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टर बनी, उसने अपने पिता के लिए एक नई साइकिल खरीदी। उस दिन जब रामलाल उस साइकिल पर बैठा और राधा उसके पीछे दौड़ रही थी, दोनों की हंसी में वही पुराना प्यार झलक रहा था। आपके एक लाइक और सपोर्ट से प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब करना न भूलें।